प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक कालीन संस्कृति का अध्ययन करने से पूर्व हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार जो हमारे पाठ्यक्रम में अर्ली वैदिक कल्चर और लेटर वैदिक कल्चर अर्थात जो पूर्व वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता कहा गया है, अर्थात अर्ली वैदिक कल्चर मीन्स पूर्व या प्रारंभिक वैदिक संस्कृति तथा लेटर वैदिक कल्चर मीन्स उत्तरवर्ती या उत्तर वैदिक सभ्यता। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता के जो हमें कह सकते हैं कि ऋग्वेद में जिस सभ्यता की हमें जानकारी प्राप्त होती है उस ऋग्वैदिक सभ्यता को हम अर्ली वैदिक कल्चर कहते हैं, अर्थात जो प्रारंभिक वैदिक संस्कृति है उसका वर्णन हम ऋग्वेद में जो तथ्य उपलब्ध होते हैं उसके आधार पर करते हैं। इस तरह ऋग्वैदिक संस्कृति को हम अर्ली वैदिक कल्चर या पूर्व वैदिक संस्कृति या प्रारंभिक वैदिक संस्कृति कहते हैं। और जो 3 अन्य वेद हैं ऋग्वेद के अतिरिक्त, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन 3 वेदों के आधार पर हम जिस संस्कृति का वर्णन करते हैं उसे हम उत्तर वैदिक संस्कृति कहते हैं या लेटर वैदिक कल्चर कहते हैं। इसलिए आपको यह समझना सबसे पहले आवश्यक है कि आप पूर्व वैदिक अर्थात प्रारंभिक वैदिक सभ्यता जिसे हम ऋग्वैदिक सभ्यता भी कहते हैं उसको समझें और उत्तर वैदिक सभ्यता को समझें कि इसका अर्थ किस कालखंड से जुड़ा हुआ है। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो वैदिक सभ्यता हम जानना चाहते हैं, जिस वैदिक सभ्यता का अध्ययन हम करना चाहते हैं, उसके अध्ययन के लिए हमारे पास स्रोत क्या है। तो जो वैदिक सभ्यता का हम अध्ययन करते हैं उस वैदिक सभ्यता के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वह स्रोत मुख्य है वैदिक साहित्य। जो वैदिक साहित्य है जिसे हम वैदिक कालीन संस्कृति को जानने का मुख्य स्रोत मानते हैं, तो जो ये वैदिक साहित्य है इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है इसका, अर्थात वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। यही नहीं, ऋग्वेद भारोपीय भाषा परिवार जो हम कहते हैं इंडो यूरोपियन जो भाषा परिवार है उस भाषा परिवार का भी ऋग्वेद ही सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। भारोपीय का अर्थ हुआ भारतीय उपमहाद्वीप की जो भाषाएं हैं तथा साथ ही साथ यूरोप अर्थात भारत तथा यूरोप महाद्वीप की जो भाषाएं हैं, भारतीय भाषाओं में जैसे संस्कृत और तमाम जो पंजाबी, बंगाली, मराठी, गुजराती, हम ये समझ सकते हैं कि भारतीय भाषाओं में द्रविड़ भाषा परिवार को छोड़कर अन्य जो भी भाषाएं हैं उन सब भाषाओं के साथ साथ यूरोप की जो भाषाएं हैं उनमें लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, तमाम यूरोप की जो भी भाषाएं हैं सबको मिलाकर एक भारोपीय भाषा परिवार कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंडो यूरोपियन। तो ये जो भारोपीय भाषा परिवार है इन समस्त भाषाओं के साहित्य में ऋग्वेद ही सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। और वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद के अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनका विवरण इस प्रकार है। जैसे हम जो पूर्व वैदिक साहित्य हम कहते हैं तो वो ऋग्वेद से संबंधित है, जिसे हम पूर्व वैदिक या अर्ली वैदिक
लिटरेचर कहते हैं, उसमें ऋग्वेद से संबंधित वो साहित्य है जिसमें मुख्य है ऋग संहिता अर्थात ऋग्वेद, अर्थात ऋग्वेद जिसे हम ऋग संहिता कहते हैं वो मुख्य ग्रंथ है। दूसरे में जो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें ऐतरेय ब्राह्मण और साथ ही साथ ऐतरेय आरण्यक, ऐतरेय उपनिषद। दूसरा ऋग्वेद का जो महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है वो है कौशितकी। तो कौशितकी ब्राह्मण के साथ साथ कौशितकी आरण्यक, कौशितकी उपनिषद इसमें सम्मिलित है। तो जो ये ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद हैं उसे हम पूर्व वैदिक साहित्य या ऋग्वैदिक साहित्य कहते हैं। और इस पूर्व वैदिक साहित्य अथवा ऋग्वैदिक साहित्य में जिस संस्कृति का वर्णन मिलता है उसे हम अर्ली वैदिक कल्चर या पूर्व वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक सभ्यता कहते हैं। इस तथ्य को आप लोगों को विशेषतया समझना है और अच्छी तरह इसको समझना है। दूसरा बिंदु आता है उत्तर वैदिक साहित्य, अर्थात उत्तर वैदिक साहित्य जो है वह 3 अन्य वेदों से जुड़ा हुआ है, जैसे साम, यजु व अथर्ववेद जो संहिता है, इन संहिताओं से जो जुड़ा हुआ साहित्य है उसको हम उत्तर वैदिक साहित्य कहते हैं। और इस साहित्य के आधार पर हम जिस संस्कृति का अध्ययन करते हैं उसको हम उत्तर वैदिक संस्कृति या लेटर वैदिक कल्चर कहते हैं। इसमें पहला जो वेद है सामवेद, और सामवेद के साथ उसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, और इसके अलावा जो उपनिषद हैं छांदोग्य उपनिषद, केनोपनिषद, जैमिनीय उपनिषद, ये इसमें सम्मिलित हैं। दूसरा वेद है यजुर्वेद जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण, आपस्तम्भ ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। साथ ही साथ इसके साथ जो आरण्यक हैं वो हैं कठ आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और शतपथ आरण्यक। जो जो उपनिषद यजुर्वेद के साथ सम्मिलित हैं या यजुर्वेद से संबंधित हैं वो हैं कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, ईशोपनिषद, ये यजुर्वेद के अंतर्गत सम्मिलित उपनिषद है। तीसरा जो वेद आता है उत्तर वैदिक साहित्य में वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है गोपथ ब्राह्मण, और जो उपनिषद इसके साथ सम्मिलित हैं वह है मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। इस तरह वैदिक साहित्य में ये ग्रंथ सम्मिलित हैं। इसके साथ साथ वैदिक साहित्य में वेदांग भी इसमें सम्मिलित हैं। वेदांग 6 हैं जिनमें शिक्षा, कल्प, सूत्र, छंद, व्याकरण, ज्योतिष सम्मिलित हैं। तो इन सब को हम वैदिक साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अब जो मैंने पहले बताया था कि भारोपीय भाषा परिवार, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली जो है, इस भारोपीय भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित हैं। जैसे मैंने बताया था कि इस भारोपीय भाषा परिवार का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। और एक जो समस्या अब तक मुख्य रूप से जुड़ी हुई है, आर्य कौन थे, आर्य समस्या, अर्थात ऋग्वेद में जिस आर्य समाज का, आर्य जाति का जो वर्णन किया गया है, ये आर्य सभ्यता क्या थी, ये आर्य कौन थे, ये समस्या आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। और कई विद्वानों का मानना है कि चूंकि आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, इसलिए ऋग्वेद में ही आर्य समस्या का हल इस ऋग्वेद से ही संभव है। अर्थात ऋग्वेद से ही हम यह प्रश्न हल कर सकते हैं कि आर्य कौन थे, इनका मूल निवास स्थान कहाँ था। एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं सुनीति
कुमार चटर्जी, और उन्होंने जो अपने शोध में और विभिन्न प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला है, तो उन्होंने भारोपीय भाषा परिवार अर्थात इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का वंश वृक्ष इस प्रकार दिया है। वे मानते हैं कि जो भारतीय भाषा परिवार, जो भारोपीय भाषा परिवार है, उसमें 11 भाषाएं मुख्य हैं, और उन 11 भाषाओं में मुख्य जैसे क्या है, मूल इंडो हिती मूल है, साथ साथ हिती जिसे कानिसीय उन्होंने कहा है, आदि भारोपीय जिसमें विभिन्न जो भारतीय भाषाएं हैं उनको हम चर्चा अलग से करेंगे, अल्बानो, आर्मेनी, बाल्टिक, हेलेनिक, हेलेनिक में ग्रीक जिसे हम यूनानी या ग्रीक यूनानी एक ही बात है, वो सम्मिलित है, इटालिक लैटिन भाषा को जो इटालिक उससे जुड़ा हुआ है, फ्रेंच इटालिक, ये इटालिक भाषा परिवार से संबंधित हैं, जर्मनिक जिसमें गॉथिक जर्मन और अंग्रेजी जर्मन भाषा से संबंधित हैं, केल्टिक जिसमें आयरिश और केल्स भाषाएं सम्मिलित हैं, स्लाव जिसमें रूसी भाषा सम्मिलित है, और तोखारी। तो ये मुख्य भाषाएं जो 12, मैंने 11 लिखा है, लेकिन मूल इंडो हिती को जोड़ दें तो ये 12 जो भाषाएं हो रही हैं, तो ये मुख्य भारोपीय भाषाएं इसमें सम्मिलित हैं। भारोपीय जो भाषा परिवार है, इसकी 12 मुख्य ये भाषाएं जो मैंने अभी कही हैं, इस प्रकार ये भाषाएं इसमें सम्मिलित हैं। अब जो आदि भारोपीय भाषाएं हमने कही थी, उनमें भारत और ईरान की जो भाषाएं, भारत और ईरान की जो भाषाएं हैं वो आदि भारोपीय भाषाएं कहलाती हैं। इनमें भारतीय जो भाषाएं हैं उनमें हैं वैदिक, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा आधुनिक आर्य भाषाएं, अर्थात आधुनिक जो पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली ये जो भाषाएं हैं ये इसमें सम्मिलित हैं। दूसरी है दरद, जो कश्मीरी भाषा इसके अंतर्गत आती है, ये भी इसमें सम्मिलित है। और ईरानी जो भाषाएं हैं उनमें अवेस्ता, प्राचीन फारसी, पल्लवी और फारसी, ये जो है ईरानी भाषाओं में सम्मिलित है। तो इतनी भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। जितनी भाषाओं का मैंने अभी जिक्र किया है, ये सभी भाषाएं भारोपीय अर्थात इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की भाषाएं हैं। अब हमने इन भाषाओं का जिक्र किया है, इससे आप समझ सकते हैं कि इन सभी भारोपीय भाषाओं की जननी एक ही मूल भाषा रही है। अर्थात जितनी भाषाएं अभी मैंने उल्लिखित की हैं या मैंने जो पढ़ी हैं, जो कही हैं, इन सभी भाषाओं की जननी एक ही मूल भाषा रही है। अर्थात एक ही मूल भाषा से ये तमाम इतनी भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। इस तरह जैसे मानते हैं वैदिक, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, गॉथिक, आयरिश, तोखारी, जो भी भाषा मैंने कही हैं, सभी भाषाओं की जननी एक ही मूल भारोपीय भाषा थी, रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस मूल भारोपीय भाषा की उत्पत्ति कहाँ हुई, अर्थात जो अब तक ये जो भाषाएं हमने कही हैं, इन भाषाओं की जो जननी थी, अर्थात जो इनकी मूल भाषा थी, उस भाषा की उत्पत्ति कहाँ हुई, कब हुई, और इसके प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, अर्थात कौन लोग थे जो इन सभी भाषाओं की मूल भाषा का प्रयोग करते थे। अब इन्हीं प्रश्नों में क्या है, यह प्रश्न भी जुड़ा हुआ है कि आर्य कौन थे। अर्थात यह निश्चित है कि जो इन भाषाओं की जननी, जो मूल भाषा थी, उस भाषा का प्रयोग करते थे, वही लोग क्या थे, आर्य थे। यद्यपि विद्वानों ने जातीय गौरव को प्रतिष्ठा बना करके और विशेषज्ञों ने विभिन्न मतों के आधार, विभिन्न तथ्यों को आधार बनाकर विभिन्न मत व्यक्त किए हैं, और इस तरह विभिन्न इलाकों को भारोपीय भाषा के जन्म स्थान की दृष्टि से स्थापित किया है। अर्थात विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, और अपने मतों के पीछे उन्हें कुछ संक्षिप्त तर्क दिए हैं। किसी ने एक ही शब्द को लेकर, माने भोजपत्र को लेकर, किसी ने एक ही पशु जैसे घोड़े को लेकर, उसी के
किसी ने केवल एक ही जलवायु को लेकर, अर्थात कोई एक तथ्य लेकर के ही, एक वस्तु को लेकर के ही अपना मत व्यक्त कर दिया। अर्थात समग्रता को छोड़कर कोई एक बिंदु उठाकर उसी पर जो है अपना पूरा मत जो है व्यक्त कर दिया। अधिकांश विद्वानों ने यही किया है। इस कारण अभी भी इसमें मतभेद है कि भारोपीय भाषा परिवार की जो मूल भाषा थी उसको सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले आर्य वास्तव में कौन थे और वह सर्वप्रथम किस इलाके में रहते थे, अर्थात उनका आदि निवास स्थान कौन था, यह आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। इस संदर्भ में रोमिला जो थापर एक इतिहासकार हुई हैं, उनका मानना है कि आर्य तथा भारोपीय भाषा परिवार के आदि निवास के निर्धारण का जो प्रयास हुआ है वह मुख्यतया 19वीं शताब्दी की मानसिकता से उत्पन्न हुआ है। रोमिला थापर ये मानती हैं कि 19वीं शताब्दी में जो एक औपनिवेशिक मानसिकता विकसित हुई है, जिसके तहत अंग्रेजों ने यह प्रयास किया कि वह श्रेष्ठ हैं तथा भारतीय जो रहे हैं वह सदा उनमें गुलामी के लक्षण रहे हैं और बाहर से आकर आर्यों ने आक्रमण करके उनको गुलाम बनाया है। यह जो मत ब्रिटिश शासकों ने व्यक्त करने का प्रयास किया है, यह मत स्थापित करने का प्रयास किया है, तभी से इस बिंदु पर बहुत बहस हुई है और इस पर तभी से कई मत व्यक्त किए गए हैं, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि वह यह स्थापित करें कि भारतीयों में गुलामी की प्रवृत्ति रही है और मूल रूप से भारतीय गुलाम ही रहे हैं, क्योंकि आर्य जो है वो भारत में बाहर से आए और उन्होंने भारत पे आक्रमण किया, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया और तब से गुलामी की जो भावना है भारतीयों में व्याप्त है। ये अपना शासन स्वयं नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए अंग्रेजों ने ये जो आर्यों के आक्रमण का एक जो सिद्धांत कायम किया, जो एक सिद्धांत स्पष्ट करने का प्रयास किया, तो वहीं से इस पे एक विवाद का या एक चर्चा का विषय यह बन गया कि वास्तव में आर्य कौन थे, क्या वह सचमुच बाहर से आए थे भारत में या भारत के ही वह मूल निवासी थे। दूसरे विद्वान हुए हैं जाइलस। जाइलस ने जो भारोपीय भाषा परिवार है उसके मूल स्थान की खोज में भाषा विज्ञान को एक सहायक के रूप में लिया है। भाषा विज्ञान के आधार पर जाइलस ने भोजपत्र, जो बर्च, जिसे भोजपत्र को अंग्रेजी में बर्च कहा जाता है, तो भोजपत्र वृक्ष के लिए जो विभिन्न भारोपीय भाषाओं में समान शब्द या समानार्थी शब्द उपयोग किए गए हैं, उस आधार पे जाइलस ने अपना मत व्यक्त किया है। भोजपत्र के लिए जैसे जो भारोपीय भाषाएं हैं उनमें जैसे मूल भाषा में भेरजो भोजपत्र को कहा गया है, जो मूल भारोपीय भाषा की जननी थी उसमें भेरजो कहा गया, संस्कृत में उसको भुर्ज कहा गया, अंग्रेजी में बर्च, जर्मन में बार्च, बाल्टिक में बार्जस, स्लाव में बेरेत्सा ये प्रयुक्त किया गया है। तो इस आधार पर जाइलस का कहना है कि मूल भारोपीय भाषा का जन्म स्थान ऐसा क्षेत्र था जहां भोजपत्र के वृक्ष नियमित रूप से उगते थे, अर्थात नियमित रूप से होते थे। इस आधार पर जाइलस का कहना यह है कि मूल रूप से जो भारोपीय भाषा की जो मूल भाषा थी उस भाषा के प्रयोगकर्ता मूल रूप से उस स्थान के निवासी थे जहां बड़े पैमाने पर भोज वृक्ष उगता था, भोज वृक्ष होता था, ऐसा जाइलस का मत है। और इस आधार पर जाइलस ये मानते हैं कि यूरोप की जो काकेशस कार्पेथीय पर्वतमाला है, बाल्कन अंचल, ऑस्ट्रिया के आल्प्स, एर्जबर्ग पर्वत, इनमें वो मानते हैं कि इन स्थानों पर संभवतः भारोपीय भाषा की जो मूल भाषा थी उसके प्रयुक्त करने वाले लोग निवास करते थे, अर्थात आर्य इन स्थानों पर मूल रूप से यहाँ के निवासी थे, ऐसा मानने का प्रयास जाइलस ने किया है। परंतु इस मत से सभी विद्वान सहमत नहीं, क्योंकि केवल एक भोज वृक्ष को लेकर के हम संपूर्ण आर्य जाति के निर्धारण का या भारोपीय परिवार की मूल भाषा के
मूल स्थान का निर्धारण नहीं कर सकते, केवल एक भोज वृक्ष के आधार पर। दूसरा मत है जो अनेक भारतीय विद्वानों ने जिसे व्यक्त किया है, उनमें त्रिवेद, कल्ला, गंगनाथ झा और हाल ही में जो महत्वपूर्ण इतिहासकार में बीबी लाल पुरातत्वविद हुए हैं, उनका मानना यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी भाग ही मूल भारोपीय भाषा परिवार का जन्म स्थान था। अर्थात वे मानते हैं कि जो मूल भारोपीय भाषा परिवार की जननी थी, उसका जन्म स्थान भारतीय उपमहाद्वीप का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, अर्थात पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, वही क्षेत्र इसका मूल स्थान था। अर्थात आर्यों का आदि निवास स्थान भारत में ही था। अब इसका जो पहली बार ये मत जब प्रतिपादित किया गया 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, क्योंकि ये मत वहां से ज्यादा प्रभावी हुआ जब अंग्रेजों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आर्य भारत से आए। अर्थात ब्रिटिश औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रसित विद्वानों ने जब यह प्रचारित करना शुरू कर दिया कि आर्य भारत से आए, तो उसके विरुद्ध एक दूसरा मत यह प्रचलित हुआ कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत में ही था, अर्थात वह भारत से नहीं आए थे। और इसका प्रबल विरोध अब कब हुआ? तब तो इसका विरोध किया कई विद्वानों ने, परंतु फिर 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण में, अर्थात 1990, 80, 90 या 2000 के आसपास फिर इस मत को उचित माना गया। और अब ये मत ज्यादा उचित माना जा रहा है कि वास्तव में भारत ही आर्यों का मूल निवास स्थान है और आर्य भारत में कहीं बाहर से नहीं आए, बल्कि वह भारत के ही मूल निवासी थे। और इसके पीछे जो तर्क है वह यह है कि जब भारोपीय भाषा परिवार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद भारतीय उपमहाद्वीप में रचा गया, तो निश्चित है कि भारोपीय जो भाषा परिवार के आज निवासी होंगे वो निश्चित ही भारत में रहे होंगे, क्योंकि यह तथ्य तो सर्वमान्य है कि भारोपीय भाषा परिवार का मूल ग्रंथ ऋग्वेद ही है, माने सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद ही है। अर्थात ऋग्वेद ही भारोपीय भाषा परिवार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अब जब यह सर्वमान्य है और सुस्पष्ट सुप्रमाणित तथ्य है कि ऋग्वेद ही भारोपीय भाषा परिवार का प्राचीनतम ग्रंथ है, तो निश्चित ही ऋग्वेद की रचना जहां हुई होगी वही भारोपीय भाषा परिवार का मूल निवास स्थान होगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऋग्वेद में जिन स्थान का वर्णन है, सप्तशय नव या विभिन्न नदियों का, पर्वतों का वर्णन, वो भारत में है। तो फिर भारत को आर्यों का मूल निवास मानने में कठिनाई क्या है? अब हम एक तथ्य को लेकर के कि घोड़े की अस्थियां भारत में बाद में मिली हैं अभिलेखित साक्ष्य के आधार पर या पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर, और हम तब ये मान लें कि नहीं, क्योंकि घोड़े के साक्ष्य भारत में बाद में मिले हैं, इसलिए भारत जो है आर्यों का मूल निवास नहीं हो सकता। तो ये तो कोई तथ्य नहीं हो सकता है। एक जो ऋग्वेद में वर्णित तमाम जो भौगोलिक परिस्थिति है, तमाम जो भौगोलिक नदियां हैं, वो भारत में ही स्थित हैं। सप्तशय नव जिसे देवों का देश कहा गया है, वह भारत में है। तो यह निश्चित है कि भारत ही आर्यों का मूल निवास स्थान था। तो इसलिए यह तर्क संगत प्रतीत होता है कि भारत ही भारोपीय भाषा परिवार की मूल जो भाषा थी उसका जन्म स्थान था, और इस तरह भारोपीय भाषा परिवार की जो मूल भाषा थी उसके प्रयुक्त करने वाले, उसका प्रयोग करने वाले आर्य भी भारत के ही मूल निवासी थे।